Hi guys, good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. स्टार्ट करते हैं। सर आप वापस कब आ रहे हो? 1 तारीख को। 1 तारीख को ही? सर एग्जाम? हाँ सर मतलब 1 तारीख से पहले आ जाऊंगा। एक्चुअली मेरी वाइफ का भी ऑफिस खुल रहा है उससे पहले, उससे पिछले वाले वीक में। को तो ऑफिस सर आप शादीशुदा आपने बताया नहीं कभी। सर ये गोपाल के प्राइवेट क्वेश्चंस बंद नहीं होते। सर आप हमारे लिए क्या लेके आओगे गोवा सर? क्या चाहिए? काजू फेनी? सर बियर लाओ हमारे लिए। ये तो बॉम्बे में मिलती है, गोवा से लाने की क्या जरूरत है? अरे सर गोवा में सस्ती मिलती है। तुम मंगा रहे गिफ्ट और वो भी सस्ता। हाँ सर, तो सर एक रोल्स रॉयस लेके आओ।
वाह, ठीक है क्रूज ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। रोल्स रॉयस तो मेरे को लगता है गोवा में एक भी नहीं होगी। सर काजू ही ठीक है। काजू ही ठीक है ना? सर मुझे एक डाउट था। चॉकलेट लेके आओ चलेगा क्या चीज? सर, चॉकलेट। सर मुझे एक डाउट था, एक बहुत हम्म। छोटा डाउट है। तो आप एक हॉलो से आप एक सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो, 2 सिलेंडर साइड बाय साइड। एक सेकंड। सर आपको पता है आर्यमन का डाउट एक बार क्या था आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी पवई अलग होता है। कि सेम है। सर मैंने कभी आईडी पवाई सुना ही नहीं है, तो मुझे लगा कुछ अलग आईडी होगा। एक्चुअली हो सकता है ये, मतलब मुझे भी शायद एक टाइम पे पता नहीं था, मैंने किसी को पूछा नहीं हाँ था। सर, बहुत जेन्युइन डाउट है। सर सर ऐसे सर मुझे लगता था आईटी खड़गपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर मेरे को एक हफ्ते पहले पता चला कि वो तो वेस्ट बंगाल में। ऐसी मेरे को लगता सर था आईआईटी बॉम्बे का नहीं, आई थिंक आईआईएम कैलकाटा को जोका भी कहते हैं, क्योंकि वो जो लोकेशन में है, एरिया में है, उसका नाम जोका है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग कॉमनली उसको आई एम जोका कहते थे। और सम टाइम आई यूज्ड टू थिंक दे आर जस्ट जोकिंग अबाउट इट, लाइक इट इज सपोज टू बी कि सारे आई एम्स हैं और फिर ये ऐसी है जोक। फिर पता चला कि अच्छा वो आई एम कैलकाटा ही है। और सर एक सिलेंडर में सर T1 एंड T2 एट द टॉप एंड बॉटम एंड सर एक बार T1 inside the thing and T2 outside the cylinder in the second one। क्या है ये? टेम्परेचर से? अरे एचसीवी हाँ। का है लग रहा है ये सिंगुलर नहीं नहीं, हाँ सर, मतलब सर आई एम नॉट गेटिंग द डिफरेंस लाइक हीट करंट में, लाइक हाउ विल इट फ्लो लाइक इन द टू सिनेरियोस। नहीं नहीं, अच्छा T2 अंदर मतलब T2 अंदर मतलब Sir, I T2 think he means it like that question we had done in class maybe. हाँ, T2 एक्सिस पे होगा और T1 बाहर है। हाँ सर, वैसे वो T1 हाँ, ऊपर नहीं है। तो दोनों में फर्क है ना, काफी फर्क है दोनों में। ये जो है, वेरिएबल एरिया है। हाँ, ये तुम्हारा रेगुलर सिचुएशन है, जो इसमें होता है, रॉड में होता है। इधर पूरा T1 है, ये पूरा रिजर्वॉयर है इधर से T1 का, हाँ सर। और ये इसके पूरे एंड पे कनेक्टेड है। और इधर से पूरा रिजर्वॉयर है T2 का, और ये पूरे एंड पे कनेक्टेड है। तो इसमें जो हीट का फ्लो है वो लीनियर है, और इसमें एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी हीट आगे बढ़ रहा है तो जो भी एरिया के थ्रू वो जा रहा है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ सर। रॉड वाला प्रॉब्लम जिसमें डायरेक्टली तुम KA डेल्टा T/L लगा दोगे। ओके इसमें सर। T1 के T2 जो है अंदर केवल एक्सिस पर गर्म है, और बाहर हर तरफ T1 ठंडा है। तो इसमें हीट का फ्लो जो है वो रेडियल आउटवर्ड्स है, ऐसे। हाँ सर। तो इसमें जो एरिया को वो पियर्स करता हुआ जा रहा है वो प्रोग्रेसिवली बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पहले इस सिलेंडर में से निकलेगा, फिर इस सिलेंडर में से निकलेगा। तो ये वेरिएबल एरिया का प्रॉब्लम है। इसमें तुम्हें KA DT by DT dr by dx। और एरिया जो है तुम 2 पाई R इंटू L ले लोगे अगर L है। हाँ ओके, अंडरस्टूड सर। वेरिएबल एरिया का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब जो है, हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? सर आज हमारा EM2 का पेपर है सर, AC/DC करंट होगा सर, आप हमारी हेल्प करोगे? पेपर में चीटिंग करने में? कॉलेज Yes, sir, of course. CS का भी है सर। सर आप CS में कर दो उनकी मदद। सर Sir, EM sir. सर EM भी, Yes, sir, बहुत smart होते sir, EM, sir. क्योंकि कल ACP सर ने भी हेल्प किया था मैम। पर तो आज हमारी टर्न होनी चाहिए ना। एकदम। ठीक है, चलो। सर आप करोगे कि नहीं सर? पहले वो नहीं, मैं नहीं करूँगा। सर ऐसा क्या सर, ऐसा मतलब आप हमारे इंस्पिरेशन और आप ठीक है, कोई बात नहीं, हेल्प मैं नहीं करूँगा। बिटकॉइन की वजह से। अच्छा, तो क्या किया था लास्ट टॉपिक? क्या किया था हमने? कैलोरीमेट्री हो गया हमारा। सर हमने लिनियर एक्सपेंशन किया था लास्ट, हाँ सर, एरिया वॉल्यूमेट्री बचा है। और एरियल और वॉल्यूमेट्रिक का भी बात किया। मेटालिक स्ट्रिप में था। बायोमेटेलिक स्ट्रिप हो गया था, लीनियर एक्सपेंशन, पेंडुलम वाला भी चीज हो गया था। ठीक है, यस तो हाँ सर। एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करना है ना। तो एरियल एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं। तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ लिया है क्या? नहीं मतलब नहीं सर। कैसे? ठीक है, नहीं वो चैप्टर है फिजिक्स में, दूसरे ट्रैक में। नहीं किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लीनियर एक्सपेंशन के बहुत सारे उस चैप्टर से होते हैं, तो जब वो कर लोगे तब करेंगे उसको फिर। और बॉयंसी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है? नो सर HCV में ऐसे कुछ समय जो हमें छोड़ना है हीट हाँ, ट्रांसफर में। मैं बता दूंगा। हीट ट्रांसफर में तो कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन एक्सपेंशन में कुछ Okay. छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ये 2 चैप्टर नहीं हुआ है, POM नहीं हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नहीं हुआ है, और फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं हुआ है।
तो लीनियर एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह लिखा रहता है उसमें, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कोई चीज़ फ्लोट वगैरह कर रही होती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसको इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम छोड़ देंगे। बेसिकली मैं अभी बताता हूँ, वैसे मैं मार्क करके भी तुमको दे दूंगा, लेकिन जनरली अगर तुम एक्सपेंशन का चैप्टर कर रहे हो एचसीवी से, उसमें कहीं पर भी तुम्हें कोई मॉडुलस लिखा हुआ दिखा प्रॉब्लम में, कोई सा भी मॉडुलस दिया हुआ है, देयर आर 3 मॉडुल है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। तो कहीं पर भी ये वर्ड मॉडुलस तुम्हें दिखे जिस क्वेश्चन में, वो छोड़ देना। और कोई भी प्रॉब्लम जिसमें फ्लोटिंग हो रही हो, यानी चीजें फ्लोट कर रही हो, लिक्विड में सॉलिड क्यूब फ्लोट कर रहा है, व्हाटएवर कुछ तैर रहा है, तो ये वाला तुम छोड़ देना। एनी प्रॉब्लम्स विद मॉडुलस इन इट एंड एनी प्रॉब्लम्स अबाउट फ्लोटिंग, यू शुड स्किप राइट नाउ। ये तब करेंगे जब ये तुम तब कर पाओगे जब पीएमएम पढ़ लिया होगा, और ये तुम तब कर पाओगे जब फ्लूइड्स मैकेनिक्स पढ़ लिया होगा, ठीक है? सर एक मुझे डाउट था हाँ बोलो। सर। सर हीटिंग करते तभी एक्सपांशन होता है ना? इसमें सर हीटिंग करते टाइम एक्सपांशन होता है ना सॉलिड्स का? हाँ सर तो पॉलीमर्स में वो तो मतलब छोटा होता है ना, तो वो क्यों हाँ, मतलब? वो अलग कहानी है, उसके लिए फिर मटेरियल का स्ट्रक्चर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। पॉलीमर्स जनरली लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनमें जो है उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हीट के कारण जो क्योस क्रिएट होता है उससे एटम्स उतना दूर नहीं जा पाते। जबकि क्रिस्टलाइन मटेरियल जिसमें एटम्स मॉलिक्यूलर लेवल पे अटैच नहीं होते हैं, सिर्फ एटम 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 करके लाइन में लगे होते हैं, उधर में उनकी बॉन्डिंग उस लेवल की नहीं होती है कि उनके बीच में, तो जब हीट करते हैं तो स्पेसिंग ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और भी कारण है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर में और भी इंटरेस्टिंग डिटेल होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। तो अब हम एरियल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं। एरियल एक्सपेंशन से मेरा मतलब है, ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, दिस इज जस्ट लीनियर एक्सपेंशन applied to 2 dimensions. मतलब लेट्स से तुम्हारे पास एक प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है या एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। जिसका कुछ लेंथ है और कुछ विड्थ है। और फिर जब तुम इसको हीट करोगे तो इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा और इसका विड्थ भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली मैं बहुत एग्जैजरेटेड करके दिखा रहा हूँ, इतना से कुछ नहीं एक्सपैंड होगा, लेकिन जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया। तो इसमें जो है पुराना जो भी था वो रहेगा, ये तुम्हारा पुराना प्लेट है। तो पहले मान लो कि इसका जो लेंथ था वो L था, और जो ब्रेड था वो B था। अब जब हीट कर दोगे तो L में जो है, ये तो L ही रहेगा, पुराना वाला तो L ही है, लेकिन अब L में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो L जो है वो L1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ तक तो L ही है, और उससे एक्स्ट्रा इतना बढ़ गया है ये वाला पार्ट। और सिमिलरली ब्रेड्थ में भी इलोंगेशन आ जाएगी, ये भी लीनियर एक्सपेंशन ही हो रही है, तो ये तुम बोलोगे B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो पुराना ब्रेड तो है ही। तो जो तुम्हें एक्स्ट्रा एरिया मिल गया है वो ये वाला है, शेडेड एरिया। ठीक है, बराबर। तो पहले का जब एरिया तुम लिखोगे, पुराना एरिया जो था वो था LB, और जो नया एरिया तुम लिखोगे वो है नया लेंथ इंटू नया ब्रेड्थ, यानी LB और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। यस सर। यस तो अब इस चीज को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, LB तो पुराना ही एरिया है, और क्योंकि अल्फा डेल्टा T काफी छोटा है 1 से, तो मैं 2 को नीचे ला सकता हूँ बाइनोमियल से, राइट। यस सर। हाँ सर। विच इज द सेम एज कि मैं इसको एक्सपैंड कर लूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा T, और फिर उसमें से अल्फा डेल्टा T होल स्क्वायर वाले टर्म को ड्रॉप कर दूं। इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग एज बाइनोमियल। यस सर। हाँ सर ये सर। मेरे पास 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T हो गया। तो फिर जो है
हम क्या करते हैं, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक द सेम फॉर्मूला एज लीनियर एक्सपेंशन, वी से 2 अल्फा इज बीटा, which we give the name of कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि कोई नया फिनोमेनन नहीं है, दिस इज जस्ट द सेम काइंड ऑफ थिंग। बीटा इज नॉट अ न्यू कांस्टेंट, इट इज सिंपली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देयरफॉर तुम्हारा जो नया एरिया है वो तुम्हारे पुराना एरिया से उसी टाइप का इक्वेशन से रिलेट हो जाता है जैसा लीनियर एक्सपेंशन का इक्वेशन होता है। ये समझा तुम लोगों को? सर अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि अल्फा जो है काफी छोटा नंबर होता है, हाँ तो वो छोटा नंबर होता है तो बेसिकली उसका स्क्वायर जो है और भी छोटा हो जाएगा, तो तुम अल्फा भी रखो और अल्फा स्क्वायर भी रखो। अल्फा खुद 10 की पावर -8 है, तो अल्फा स्क्वायर 10 की पावर -16 है, तो यूजुअली इट डजंट मेक मच सेंस टू कीप इट, आई मीन क्या ही ऐड करेगा वो पूरे में। अब तुम बोलो कि ऐसे तो अल्फा खुद 10 की पावर -8 है, उसको भी ड्रॉप कर दो, तो फिर तो तुम्हारा ए प्राइम ए के बराबर ही हो जाएगा। तो तुम इतना फिर अप्रोक्सीमेट कर रहे हो कि पुराने एरिया और नया एरिया में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है समझ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एरियल एक्सपेंशन। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हम कर सकते हैं, और वो भी तुम आई गेस इन द सेम स्पिरिट तुम समझ सकते हो क्या होगा। गामा हो जाएगा। गामा एंड गामा इज इक्वल टू 3 3 अल्फा। गामा जो है 3 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो पहले वॉल्यूम होगा वो L इंटू बी इंटू एच होगा कोई डब्बे का, और फिर जब एक्सपैंड कर दोगे तो वो एल LBH बी into एच 1 plus alpha delta t the प्लस whole अल्फा cube डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा, और अल्फा minus थीटा स्क्वायर और देंगे ये, और 1 प्लस बेसिकली ये हो जाएगा वी प्राइम इक्वल्स टू वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, रफली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ। यस सर। इधर भी रफली स्पीकिंग ही बोला था, और फिर हम इसको लिख देंगे नया वॉल्यूम इज पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, बराबर। यस सर आप ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो इसके लिए? ये है, इसका नाम है मेडीबैंग, ये ड्राइंग स्केचिंग सॉफ्टवेयर है। सर वन नोट के सर काफी एडवांस लग रहा है कंपेयर टू अदर। हाँ, क्योंकि ये तो ड्राइंग और स्केचिंग के लिए ना, ये लोग जो वो बनाते हैं ग्राफिक नॉवेल्स और वो सब ड्राइंग करते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, बेसिकली फोटोशॉप का फ्री वर्जन है ये। हाँ सस्ता सर वही हाँ। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं ऑब्वियसली, जो हैंड राइटिंग का इसका रिकॉग्निशन है वो ज़्यादा हाँ सर। बढ़िया है स्ट्रोक में। बाकी जो राइटिंग, मैं एक्चुअली वन नोट ही यूज़ करना चाह रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब ये है कि कन्वीनियंट है इन मेनी वेज, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गया है कि वन नोट का जो वर्जन है नया वाला, वो हाँ मेरे सर हो गया। ओएस के साथ चल नहीं रहा है, तो अब उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। अभी कोई टाइम मिलेगा तो करूँगा उसको उसके साथ एडजस्ट, फिलहाल तो ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है गामा, गामा की वैल्यू क्या है 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू है 2 अल्फा, और अल्फा तो अल्फा ही है। तो ये कोई नए फिनोमेना नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक और एरियल एक्सपेंशन आर नॉट सम न्यू काइंड ऑफ फिनोमेनन, दे आर सिंपली लीनियर एक्सपेंशन अप्लाइड टू 2 and 3 डायमेंशंस। ठीक है, और इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं सो दैट इट लुक्स लाइक द इक्वेशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एरियल एक्सपेंशन पे तो उतने कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन अब ये कुछ आ जाएगा सिंपल सा कि एक डिस्क है उसका रेडियस इतना है, तो बता दो फिर हीट करके कितना से बढ़ गया है व्हाटएवर। वॉल्यूमेट्रिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्लोटिंग वाले, तो वो हम अभी कर नहीं रहे, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे डिस्कस। लेकिन एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक में रिलेटेड, वो ये है कि विच इज गिवन द नेम ऑफ apparent वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एपरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो कि लग रहा है हमको, वो एक्चुअली जरूरी नहीं कि है, बट हमको फील हो रहा है कि वैसा है, इट सीम्स लाइक। तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर तुम, इससे पहले मैं एक चीज और बोल देता हूँ। देखो हमने ये डिस्कस किया था, फिर रिमेंबर कि वो जो डिस्क है 2 डायमेंशन में, उसको मैंने होल कट कर दिया था, तो मैंने तुम लोगों को ये बात बताया था
कि तुम चाहे इसमें से पहले होल को से होल कट करना है बाद में। और आपका आवाज सर आपका और आवाज गया। कट गई सर। नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? कुछ आवाज आ रही है अभी कुछ? सर अभी आ अब रही आ है रही बस है। हाँ, 1 सेकंड सर। के लिए कट गई थी। ठीक है, अभी ठीक सर आ मैं रही समझ गया। है? अभी ठीक आ रही है? हाँ यस सर। सर। या फिर तुम इसको पहले हीट कर दो, मतलब मार्क कर दो सर्कल उस पे जो तुम काटने वाले हो, लेकिन काटो मत उसको, सिर्फ पेन से मार्क कर दो, फिर हीट कर दो, सब इंक्रीज हो जाएगा साइज में। फिर वो जहाँ पे लाइन आ गई उसको कट कर दो, तो जो जिस स्टेट में तुम पहुंचते हो वो सेम स्टेट होती है। ये याद है, हमने डिस्कस किया था। यस यस सर, वो रेलवे का भी ट्रैक। हाँ, तो ये वॉल्यूम के लिए भी ट्रू है। मतलब अगर मैं एक सॉलिड सिलेंडर ले लूँ, मान लो मेटेलिक, और इसमें से मैं इसको कट करके कंटेनर बनाने वाला हूँ बाद में, तो मैं इसमें से इतना चंक ऑफ मेटल को हटाने वाला हूँ। समझ गए कि कौन सा? ये जो बीच में शेडेड, ये मैं हटाने वाला हूँ। अब चाहे मैं इसको पहले कट करके बाहर निकाल दूँ या रादर अब 3D में है तो स्कूप करके बाहर निकाल दूँ, और फिर जो बचा उसको हीट करूँ तो मेरा कंटेनर बने। या मैं पहले बिना काटे बस सिर्फ वॉल्यूम को मार्क करके उसको हीट कर दूं, फिर जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है उसको स्कूप आउट कर दूं। तो दोनों ही केसेस में व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद इज द सेम फाइनल स्टेट, सेम ऑब्जेक्ट। और जो चीज मैंने स्कूप आउट किया, वो अगर मैंने पहले स्कूप आउट कर लिया होता इस शेप का ये चीज, तो जब मैं इसको हीट करता बाय द सेम अमाउंट जैसे मैंने कंटेनर हीट किया है, तो कंटेनर में जो अंदर खाली खोपचा बचा है पहले से कट करने के बाद, वो भी उतना ही बड़ा हो गया होता जितना ये मेटल हीट होके हो जाएगा। राइट, ये तो बात कह रहे हैं। यस सर। तो कंटेनर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो खाली जगह होती है इसको इसका कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब अगर ये मग है तो ये जो खोपचा है जिसको तुम हटाने वाले हो, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। तो बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेनर्स वन कुड से दैट द कैरिंग कैपेसिटी also expands at the same rate as the solid material। ये बात समझ में आ गया? यस सर। में इसकी ऑब्वियसली काफी मोटा है, मान लो मेटल में काफी मोटा है, तो एक्चुअली तो इसकी वॉल्यूम जो है वो कुछ है, लेकिन उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कुछ एक डिफरेंट अमाउंट है जो कम है टोटल इससे। तो मान लो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है सीसी, वो मान लो 400 ml है। और अगर इस मेटल का मान लो एक कॉपर है और इसका अल्फा अल्फा सी है, तो अगर इस पूरी चीज को हीट किया जाए बाय डेल्टा टी, तो मैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी पे भी ये इक्वेशन लगा सकता हूँ कि न्यू कैरिंग कैपेसिटी इज ओल्ड कैरिंग कैपेसिटी 1 + 3 अल्फा सी डेल्टा टी। यानी हो सकता है कि भाई ये 600 ml बन जाए, हाईली एग्जैजरेटेड नंबर्स, बट तुम लोग समझ गए? यस सर। इवन दो उधर कैरिंग कैपेसिटी में कोई मेटल नहीं है, लेकिन हम उसको प्रिटेंड, क्योंकि मेटल होता तो ऐसे ही बिहेव करता जैसे ये हो रहा है, तो एक तरीके से तुम मान सकते हो कि उधर मेटल था, वो फिर एक्सपैंड किया होगा, फिर स्कूप आउट किया होगा। तो इवन दो वहां पे कुछ है नहीं, फिजिकल मटेरियल नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन की इक्वेशन उस पर उसी तरीके से लगाई जा सकती है जैसे एक्चुअल मटेरियल पे लगाई जा सकती है, विच इज द एक्चुअल कॉपर। कॉपर पे जिस तरीके से लग रहा है वैसी उसकी कैरिंग कैपेसिटी पे भी लग जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा था। तो अब अगर हम बात करें कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसकी कुछ कैरिंग कैपेसिटी है और बाकी वो सॉलिड है, मेटल है मान लो, ठीक है। तो मान लो कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको बोलेंगे वी कंटेनर। वी कंटेनर, और साथ में इसमें कुछ लिक्विड भरी हुई है।
मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो ऊपर तक ही भरा हुआ है, जितनी इसकी कैरिंग कैपेसिटी है उसमें पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसको बोल देते हैं VL। तो VC और VL है हमारे पास, ठीक। इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ एक दूसरे से। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट नोट है तुम्हारे लिए। सर एक डाउट था। ऑलराइट, तो अब जो है, अगर हम यहाँ पर आ जाएं और हम ये बात करें कि हमने इसको हीट किया, ठीक है। तो इनिशियली लेट्स से स्टार्ट करो बाय अज्यूमिंग कि पूरा फील्ड था। तो इनिशियली C इक्वल्स टू VL, ठीक है। दैट इज लिक्विड फिल्स कंटेनर टू द टॉप। अब मैं इसको हीट करने वाला हूं, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब लिक्विड खुद एक एक्सपैंड होने वाला चीज है और कंटेनर भी एक्सपैंड होने वाला चीज है। एंड अगेन क्योंकि एक्चुअली तो कंटेनर एक्सपैंड होगी, उसका मेटल, लेकिन अभी जो पूरा यहाँ डिस्कशन हुआ है उससे ये साबित हुआ है कि भाई उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कंटेनर के ही गामा से एक्सपैंड होगा, तो हम उस पर भी कंटेनर का गामा चिपका सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट गामा ऑफ लिक्विड बी गामा L एंड गामा ऑफ कंटेनर मटेरियल बी गामा C, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। तो जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा कि कंटेनर का नया वॉल्यूम हो जाएगा कंटेनर का पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा कंटेनर, सॉरी लिक्विड का लिख रहा हूँ, कंटेनर बोल रहा हूँ मगर लिक्विड का लिख रहा हूँ। और कंटेनर का हो जाएगा कंटेनर का पुराना 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा T, बराबर। अब इन जनरल तो गामा L और गामा C बराबर नहीं होंगे, इवन दो ये क्वांटिटीज बराबर हैं। हमने पहले बोला था कि कंटेनर और लिक्विड बराबर है क्योंकि लिक्विड कंटेनर को पूरा फिल कर रहा है, तो ये इक्वल है। लेकिन इन जनरल ये और ये इक्वल नहीं है। लिक्विड इज अ डिफरेंट some kind of liquid and container is a different material, so they will not expand equally, so their final volumes after expansion will not be equal in general unless the gammas are equal, they will not. अब अगर लिक्विड का गामा कंटेनर का गामा से ज्यादा है, यानी लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करती है, तो होगा क्या कि कंटेनर भी बड़ी हो गई। कंटेनर मान लो 400 ml थी और लिक्विड 400 ml थी, तो कंटेनर हीट करके अब 500 ml की हो गई कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन लिक्विड का गामा ज्यादा है तो लिक्विड एक्सपैंड हो गया 600 ml हो गया, तो 100 ml लिक्विड स्पिल आउट कर जाएगा। यस सर। वाइसी वर्सा अगर लिक्विड का गामा कम है तो मान लो कंटेनर जो है 400 ml से एक्सपैंड करके 500 ml हो गया, लेकिन लिक्विड 400 ml से एक्सपैंड होकर केवल 450 ml हुआ, तो अब तुम्हें लगेगा कि कंटेनर थोड़ी खाली हो गई है। कीप इन माइंड लिक्विड कम नहीं हो गया है, लिक्विड भी बड़ा है वॉल्यूम में, कंटेनर ज्यादा बढ़ गया है। तो देख के जो है एपरेंट इसलिए कह रहे हैं इसको, एपरेंट मतलब देख के लग रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि दोनों ही एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम जब देखेंगे तो हमारा जनरल एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कंटेनर कितना खाली है कितना भरा हुआ है, तो उस केस में जब लिक्विड का गामा कम रहेगा कंटेनर का गामा से, तो लिक्विड लगेगा कि खाली, मतलब कंटेनर लगेगा थोड़ा खाली हो गया। और एक स्पेशल केस बीच में ये है कि अगर दोनों का गामा बराबर है तो फिर बाद में भी वैसे ही दिखेगा जैसा पहले दिखता था। लिक्विड भी 400 ml से 600 ml हो गया, कंटेनर भी 400 ml से 600 ml हो गया, बढ़ दोनों गए लेकिन इक्वली बढ़ गए, तो अभी भी भरा हुआ लग रहा है, ना स्पिल आउट हुआ ना खाली हुआ। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे व्हाट आर द 3 केसेस। पहला केस है कि गामा ऑफ द लिक्विड इज बिगर देन गामा ऑफ द कंटेनर।
तो therefore liquid will spill out. दूसरा केस है गामा ऑफ द लिक्विड इज लेस देन या रादर इक्वल, तो लिक्विड फुली फिल्स कंटेनर अगेन। दोनों इंक्रीज हो गए लेकिन देख के तो वही लग रहा है जैसा पहले लग रहा था। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि गामा ऑफ द लिक्विड इज लेस देन गामा ऑफ द कंटेनर, तो सीमिंगली ये लगेगा कि कंटेनर seems a little empty. Oh, sir, I have a doubt. बोलो। Sir, in the second case, are they assuming that no liquid has evaporated during heating? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। Okay, sir. वो और सब sir, assume- will they ever ask us to solve कि मतलब evaporation भी हो रहा है? नहीं नहीं Okay, नहीं sir. नहीं नहीं। सर हाँ बोलो। सर आप एक बार वापस बता दो कैरिंग कैपेसिटी क्या था? कैरिंग कैपेसिटी है वो जो अंदर हॉलो स्पेस है। ओके Carrying capacity is hollow space inside, and मतलब तुम्हारा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से तुमने कुछ मटेरियल स्कूप आउट करके उसको कंटेनर बनाया ना अंदर, जिसमें कॉफी वॉफी डालेंगे, तो वो जो उसको स्कूप आउट करके जो अंदर हॉलो स्पेस क्रिएट किया उसको कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं, जो वैसे ही एक्सपैंड कर रहा है ऑन हीटिंग जैसे बाकी कंटेनर का मेटल एक्सपैंड कर रहा है, फॉर द रीजंस डिस्कस्ड हियर। ये राइट। Sir, एक और doubt था. Sir, when you scooped out this thing in that like mug, so it will expand about the center of mass, right? Like the central point of expansion. हाँ Okay. True. तो सही बात है, लेकिन उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसी फिक्स जगह के रिलेटिव कंटेनर किधर मूव कर गया, वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है अभी। जहाँ फोकस है वो ये है कि कितना भरा हुआ लग रहा है, how full or empty does the container seem after having been heated up. That is the thing that we are discussing here primarily, है ना। तो one second. हाँ, तो अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक क्वांटिटी coefficient of apparent expansion of liquid relative to the container material. Basically, gamma of the liquid which is apparent is gamma of the liquid minus gamma of the container. apparent से मतलब ये है, relative से मतलब ये है कि अगर ऑल्दो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगी, लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा, लेकिन अगर सॉर्ट ऑफ ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर रही है, कंटेनर को अगर 0 पे मान लिया जाए, तो लिक्विड कितना एक्सपैंड कर रहा है वो इस गामा से मिलेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर तुम ये वाला केस पकड़ो, केस 2, जहां पे दोनों बराबर हैं, तो गामा एपरेंट 0 हो गया उस केस में, राइट? Yes, sir. और गामा एपरेंट 0 होने का मतलब ये हो गया कि तुम कह रहे हो कि relative to the container the liquid has not expanded. You are not saying the liquid has not expanded at all. वो बात नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि कंटेनर और लिक्विड क्योंकि बराबर एक्सपैंड हुए हैं, तो relative to the container the liquid seems to not have expanded at all, because पहले भी वो उसको फुल्ली फिल करता था, अभी भी वो उसको फुल्ली फिल करता है। तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि वो उसने एक्सपेंशन किया ही नहीं है। तुम समझ गए? देखने पे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो एक्सपैंड नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अगर मेजर करेंगे ठीक से तो पता चल जाएगा कि भाई दोनों बराबर अमाउंट में एक्सपैंड हो गए, लेकिन जो देख के लग रहा है सीमिंगली
एट फर्स्ट ग्लांस वो ये लग रहा है कि भाई पहले भी पूरा फिल करता था, अभी भी पूरा फिल करता है, नेक्स्ट स्पिल आउट हुआ ना खाली जगह छोड़ा। तो अगर एक सेंस में वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर रही है, तो देयरफॉर लिक्विड भी एक्सपैंड नहीं किया है, यानी उसका गामा कंटेनर के गामा के रिलेटिव, मतलब कंटेनर के रिलेटिव उसका गामा 0 है, कंटेनर के रिलेटिव वो एक्सपैंड नहीं किया है। एब्सोल्यूट सेंस में दोनों एक्सपैंड किए। इट्स लाइक रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कोई जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, कोई जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो एब्सोल्यूट स्पेस में तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ये तुम कैसे लिखते हो? VB माइनस VA लिखते हो, यस सर। विच कम्स आउट टू बी 6, यानी इसको खुद तो लगेगा कि ये रेस्ट पर है और ये लगेगा कि ये 6 से जा रहा है, तो इसकी स्पीड इसको 6 ही लग रही है। और अगर ये दोनों 4-4 से जा रहे होते तो ये 0 हो जाता है, इसको लगता है जा ही नहीं रहा है। तो एब्सोल्यूट सेंस में तो हमें पता है कि वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग वो नहीं जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, एब्सोल्यूट सेंस में तो दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए कि कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर रही, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में तुम ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम एक दूसरा कितना मूव करता हुआ लग रहा है, क्योंकि हम अपने फ्रेम में मूव करते हुए नहीं लगते हैं। तो कंटेनर को अपना एक्सपेंशन अगर वो डिसरिगार्ड कर दे, तो उसके अलावा कितना लिक्विड एक्सपैंड हो गया, उसको उसका एपरेंट एक्सपेंशन कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ऑलराइट, तो ये जो क्वांटिटी है this is called the volumetric apparent coefficient of apparent expansion, और volumetric केस में ये, ठीक है। तो हाँ, और इसका तुम यूज ये कर सकते हो, मतलब वैसे भी तुम सोचो, देखो अगर तुम्हारा कंटेनर जो है एक्सपैंड होके VL प्राइम हो गया है और तुम्हारा लिक्विड एक्सपैंड होके VC प्राइम हो गया, और मान लो इक्वल नहीं है, लेट्स से ये वाला केस ले लो कि लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हो गया है ना, तो इफ यू टेक केस 1 देन हाउ मच लिक्विड विल स्पिल? So VL minus So the difference in the volume. हाँ, VL volume minus sir. VL. volume of liquid spilled is equals to So तो basically यही formula डाल दो directly. करेक्ट, VL प्राइम माइनस VC प्राइम, yes sir. और VL प्राइम तुम बोल ही रहे हो, उधर से लिखा हुआ है VL into 1 plus gamma L Plus gamma delta L. T minus VC 1 plus gamma C delta T, ठीक है। आंसर इनिशियली VL equal to VC रहे। और VL equals to VC है, हाँ सर। तो अगर VL equal to VC है तो VL VC वाला फैक्टर कट गया, और VL VC को दोनों को अगर V नॉट बोल दिया जाए, राइट? Yes sir. यहीं से इसका बेसिस है कि गामा एपेरेंट किसको डिफाइन करना है। तो एज इफ कंटेनर एक्सपैंड नहीं करी, और अगर लिक्विड का कोएफिशिएंट को स्केल डाउन कर दें, VL माइनस VC मान लें, तो इतना वॉल्यूम स्पिल आउट कर जाता होगा। तो एक तरीके से कंटेनर को एक्सपैंड नहीं करा रहे और लिक्विड को VL माइनस गामा L माइनस गामा C के गामा से एक्सपैंड करा दे रहे, तो उससे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बच गया वो स्पिल आउट हो गया। याद रखो कि ये जो गामा एपेरेंट है कैन बी positive, negative or 0. Unlike actual gammas which can only be positive, this is a defined gamma. If the container expands more than the liquid, then the liquid's apparent expansion will be negative, meaning liquid will have contracted relative to the container.
it has not actually contracted in volume. It has also increased in volume, but it has not increased as much as the container. So therefore, relative to the container, it seems like it has contracted in volume. तो उस context में फिर गामा जो है नेगेटिव भी हो सकता है. रियल गामा जो है, एक्चुअल गामा किसी मटेरियल का, वो तो पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव नंबर होता है. बट सिंस ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी ईदर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, और समझ गए? ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं. तो ये हमारा एक्सपेंशन का कहानी खत्म हो गया, और कुछ है नहीं इधर करने के लिए. बाकी जो अच्छे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो पीओएम और फ्लूइड्स करने के बाद ही करेंगे. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज कैलोरीमेट्री. मैं तो जगह छोड़ दूं. हाँ, छोड़ सकते हो तुम लोग जो है वहाँ सर पर. हम फ्लूइड मैकेनिक्स कब करेंगे, लाइक आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? तुम्हारा अभी उधर क्या चल रहा है मैकेनिक्स वाले ट्रैक में? रोटेशनल. सर रोटेशनल. एसएचएम नहीं किया ना अभी? इसके बाद है सर. सर उसके बाद ग्रेविटेशन होगा कि डिपेंड्स, किसी भी ऑर्डर में हो जाता है. तो मोस्टली जो है एसएचएम होगा, फिर जो है ग्रेविटेशन होगा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, पीओएम होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स होगा. सर फ्लूइड्स आपने ले लो. डिपेंड करता है, अगर मेरा ट्रैक आगे चल पीसीबी रहा सर ने बोला सेकंड ट्रैक में ले. हाँ सर. हाँ, हो सकता है फिर मैं आप हो सकता है फिर मैं ही पढ़ा दूंगा. सर तो कितने पेज छोड़े? इसके लिए अभी तुम छोड़ दो करीब, हमें करने कुछ पीओएम के प्रॉब्लम्स और कुछ फ्लूइड के प्रॉब्लम. तो फ्लूइड का मान लो 1 पेज, 3 पेज छोड़ दो. ओके सर. आप फिर से रिपीट कर सकते हो, पेज की छोड़ना है? क्योंकि एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीओएम और फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट रिक्वायर करते हैं. तो जब वो चैप्टर्स हो जाएंगे तो वापस इधर आके उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कर देंगे स्पेस में. तो करीब 3 पेज छोड़ दो उसके लिए, 3 फुल पेज छोड़ दो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला टॉपिक है कैलोरीमेट्री. तो कैलोरीमेट्री जो है, बेसिकली मेट्री होता है मेजरमेंट और कैलोरी होता है हीट. तो हीट का मेजरमेंट हो रहा है, हीट का लेन देन होगा, एक्सचेंज होगा, कुछ चीज़ गर्म होगा, कुछ चीज़ ठंडा होगा, वो वाला कहानी है. ये चैप्टर सिंपल सा है, आज हम खत्म कर देंगे मोस्टली इसको. और इसमें एक ही सेंट्रल आइडिया है, मतलब एक ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है इसमें, प्रोटोटिपिकल प्रॉब्लम. लेकिन बिफोर वी डिस्कस दैट, लेट अस डिस्कस 2 इक्वेशंस दैट आर रेलेवेंट फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, तो दो ही, हाँ, तो ये चैप्टर एंटायरली 2 इक्वेशंस पे बिल्ड है. Q इक्वल्स टू ml. ये तब यूज होता है जब स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, या वाइस वर्सा. और दूसरी इक्वेशन है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T. ये तब होती है जब स्टेट चेंज नहीं होता है, जब केवल हीटिंग या कूलिंग हो रही होती है विदाउट स्टेट चेंज. सर सी क्यों नहीं हो सर सकता? सी होगा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कुछ भी ये ले लो, S, सिंबल से. अच्छा सिंबल चेंज किया, समझा. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. S ले लो, C ले लो. मोलार, सर थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ने पढ़ा था मोलार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट नहीं. हाँ, C जनरली मोलार के लिए होता है, S जनरली स्पेसिफिक के लिए होता है. यहाँ पे स्पेसिफिक है क्योंकि ये पर यूनिट मास है. तो कोई फर्क नहीं है, वैसे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है. मैं बताता हूँ मेनली कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो S जो है, पहले S को मैं बता देता हूँ. L जो है उसको कहते हैं लेटेंट हीट. और ये जो होती है, ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास मान लो 1 kg आइस है, ठीक है, 1 kg पर यूनिट मास है, इसलिए 1 kg ले रहे हैं. तो जब तुम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हो तो ये 1 किलो पानी बन जाता है. एट 0 डिग्रीज. और अगर 1 किलो पानी है तुम्हारे पास 0 डिग्री और उससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल लेते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठंडा कर देते हो, तो 1 किलो आइस बन जाता है. इस दौरान में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है, पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा आइस बनता है. जब आइस बन जाता है और फिर फर्दर हीट निकालोगे
तो फिर वो ठंडा हो चला जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, यानी और या फिर आइस है अगर तुम्हारे पास 0 डिग्री पे और उसको तुम पहले 1 किलो आइस को लेटेंट हीट दोगे तो जब तक सारा आइस मेल्ट होकर पानी नहीं बन जाएगा तब तक वो 0 पे ही रहेगा। फिर और जब पूरा पानी बन गया होगा 1 किलो, सारा आइस मेल्ट हो गया होगा, तब जब और हीट देने लगोगे तो फिर वो पानी अब गर्म होने लगेगा 0 से 1 2 3 4 ऐसे। एंड दूसरी तरफ अगर तुम्हारे पास पानी है 100 डिग्री पे, पानी और आइस और स्टीम तो प्रोटोटिपिकल एग्जांपल्स हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है ये, ठीक है। ये है तुम्हारे पास पानी, बॉइलिंग पानी है, ये 1 किलो पानी है अगेन एट 100 डिग्रीज। इसको अगर तुम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देते हो तो ये अपना स्टेट चेंज करके जो है पूरा स्टीम बन जाता है, ठीक है। और 1 kg स्टीम बनेगा, मास तो कंजर्व रहेगा ही, ऑल्सो एट 100 डिग्री। और 1 किलो स्टीम है और उसमें से 100 डिग्री पे और उससे तुम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल लेते हो तो वो कंडेंस हो जाएगा इनटू 1 kg पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो होता है लेटेंट हीट का मीनिंग। लेटेंट हीट इज पर यूनिट मास, तो फिर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है कि भाई 1 किलो की जगह 2 किलो आइस है तो 2 टाइम्स लेटेंट हीट देना पड़ेगा, है ना, तो उससे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ जाता है। दूसरा जो इक्वेशन है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, वो ये बताता है, पहले तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, this is the amount of heat needed to raise or lower the temperature of 1 kg also, again of material, could be any material, ice, water, steam, by exactly 1 degrees, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 किलो पानी है डिग्रीज, अगर तुम इसको S हीट दे देते हो तो ये 1 किलो पानी हो जाएगा एट 61 डिग्रीज, और अगर S हीट निकाल देते हो तो 1 किलो पानी हो जाएगा एट 60 डिग्रीज। S जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है इन द सेंस ऑफ कि पानी के लिए अलग वैल्यू है इसकी, गोल्ड के लिए, लिक्विड गोल्ड के लिए अलग वैल्यू है, लिक्विड हाइड्रोजन के लिए अलग वैल्यू, सबके लिए अलग अलग, सॉलिड आइस के लिए अलग अलग वैल्यू। तो लेटेंट हीट जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी है या बॉन्ड मेकिंग के लिए एनर्जी है, कि आइस जो है ऑलरेडी आइस है, 0 पे है, जब तुम लेटेंट हीट देते हो तो वो सारा हीट जो है केवल अभी उनकी बॉन्डिंग को हटाने के लिए काम आ जाता है, यानी आइस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने में ही यूज अप हो जाता है। तो उनका जो रैंडम केओस है जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं वो अभी तक नहीं बढ़ पाता है। फिर रिमेंबर कंडक्शन मैंने बताया था कि टेम्परेचर बेसिकली मेजर करता है कितना केओस है उधर। तो अभी आइस में सिर्फ उनको लूज किया है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से उसमें ही जो खर्चा हो गया एनर्जी का उसको लेटेंट हीट बोल रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स बने अब पानी के जो आपस में एक दूसरे से फ्री हो गए हैं लेकिन वो अभी एक्स्ट्रा केओटिक नहीं हुए। अब जब तुम और हीट दोगे तो उनका केओस बढ़ेगा क्योंकि फ्री तो हो गए एक दूसरे से, तो जब केओस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो लेटेंट हीट होती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि बस केओस को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। और हीट दोगे तो और केओस बढ़ेगा, सेम स्टेट रहेगा मगर और ज्यादा केओटिक होता जाएगा। सर एक डाउट था। हाँ सर तो अगर सर हमने किसी कंटेनर में वाटर रखा है तो वो पहले पूरा आइस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करेगा ना? करेक्ट। हाँ, तो सर ऐसा लेक्स में तो होता नहीं क्योंकि ऐसा सर HCV में क्वेश्चन था। हाँ सही बात है। तो सर उसमें हाँ जिसमें वो लेक फ्रीज हो रही है। हाँ सर वो ऊपर हाँ सर लेकिन से लाइक कैसी शेप में फ्री मतलब समझ नहीं हाँ, आया सर उसमें वो लेयर बाय लेयर कर रहे थे, एक्चुअली वो लेयर बाय लेयर कर रहे थे उसमें, और लेयर बाय लेयर ही तुम हैंडल कर रहे थे उसको। तो एक्चुअली तो लेयर बाय लेयर ही होता है। इवन जब तुम आइस रख दोगे मेल्ट करने के लिए, मान लो तुमने आइस रख दिया एक उसमें ग्लास में कंटेनर में आइस जो है वो नीचे से कांटेक्ट में है, मेटल का कंटेनर है जो रूम टेम्परेचर पर है और आइस है 0 डिग्री पे, तो आइस के तुमने क्यूब डाल दिया उसमें। तो ऑब्वियसली क्योंकि आइस का क्यूब का बॉटम कांटेक्ट में है कंटेनर के साथ,
वैसे तो हवा भी रूम टेम्परेचर पर है, तो एक तरीके से सब तरफ से ही उसको रूम टेम्परेचर है, लेकिन हवा से उतना जल्दी हीट आता नहीं जितना मेटल से आता है। तो मेटल से नीचे से ज्यादा गर्म होगा, तो पहले नीचे से वो मेल्ट होने लगेगा। तो पॉसिबल है कि ऊपर का आइस अभी 0 डिग्री पर ही हो और नीचे पानी गर्म होने लग जाए, पानी बन के गर्म भी होने लग जाए। तो रियलिटी तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन हम अल्टीमेटली टोटल एनर्जी एक्सचेंज की जब बात कर रहे हैं तो हम बीच की जो डिटेल है उसको स्किप मार के बस फाइनल आउटकम पे फोकस कर रहे हैं। समझे तुम? हाँ सर। एक्चुअली कोई चीज कैसे मेल्ट होगी वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से रखा हुआ है, वो किस किस के कांटेक्ट में है, किस किस साइड से। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कंडक्शन कैसे होगा, किधर से मेनली एनर्जी आएगी, ये सब। लेकिन जब ऑल इज सेड एंड डन तो उसके बाद टोटल कितना हीट का एक्सचेंज होगा वो ये इक्वेशन अकाउंट में कर रहा होता है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन होता है, तुम लिखते हो ब्लॉक स्प्रिंग पे है और ऊपर नीचे जा रहा है, तो जब वो ऊपर से छोड़ते हैं और नीचे जाता है स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, तो बीच में काफी डिटेल होती है कि भाई स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है और मास निकल रहा है, लेकिन जब वो बॉटम पे पहुंच जाते हैं तो रेस्ट पे आ गया होता है। तो उस टाइम तुम एनर्जी इक्वेट कर देते हो शुरू का स्टेट से, शुरू का स्टेट इक्वल टू फाइनल का स्टेट से तुम लिंक कर सकते हो विदाउट गेटिंग इनटू इंटरमीडिएट डिटेल। तो ये भी उस टाइप का ही चीज है। अब इसको देखने का एक यूनिफाइड तरीका, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ देखने का तरीका है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं विच विल शो यू द होल स्टोरी। तो उसके लिए लेट मी से कि ये तो टेम्परेचर है इधर, ये तो टेम्परेचर है इधर, और इधर जो है हीट है जो हम दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते जाएंगे। अब मान लो कि हमने स्टार्ट किया फ्रॉम आइस एट -20, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और मान लो मैंने स्टार्ट किया विद आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब मैं इसको हीट देने लगूंगा तो क्या होगा कि पहले जो है आइस मेल्ट होके बनेगा आइस, आई मीन पहले आइस गर्म होगा और आइस ही रहेगा, और वो पहुंच जाएगा एट 0 डिग्री। ठीक है, सर कौन से स्टेट से चालू हो रहा है ये? आइस से चालू हो रहा है। ओके सर, आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस, राइट? आइस एट -40 डिग्री से चालू हो रहा है। तो जैसे जैसे तुम हीट दे रहे हो आइस को -40 पे, तो वो आइस ही है और ऊपर ऊपर आ रहा है टेम्परेचर में। जब वो आइस एट 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो फिर एडिशनल जो हीट दोगे तुम, वो अभी उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, अभी उसका केवल स्टेट चेंज होगा इनटू वाटर एट 0 डिग्री। सर ये लेटेंट हीट है ना? ये लेटेंट हीट वाला चीज है यहाँ जो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हीट दोगे, अब सारा आइस मेल्ट हो गया, सारा पानी बन गया है, ठीक है, अभी भी 0 डिग्री पे पानी है। अब जब तुम और हीट दोगे इसको, तो अब ये पानी है और वो गर्म होगा। ठीक है, और वो पानी जो है गर्म होते होते 100 डिग्री पे आ जाएगा। जब 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो एनी एडिशनल हीट दैट यू गिव विल नाउ अगेन नॉट रेज द टेम्परेचर एंड सिंपली कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट 100 डिग्रीज। स्टेट चेंज हो रही है फिर से यहाँ पर, ये लेटेंट हीट है। और जब सारा का सारा पानी कंडेंस इवेपोरेट होकर स्टीम बन जाएगा एट 100 डिग्री, फिर जब तुम एडिशनल हीट दोगे तो फिर से वो गर्म होने लगेगा, तो सुपर हीटेड स्टीम बनेगा, स्टीम एट 110, स्टीम एट 120, व्हाटएवर। सर एक डाउट था। हाँ। So will the slopes of the line be the same? No, they will be different. I'll explain that. Okay. And इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। इसको भी ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ जो है तुम्हारा ये स्टीम बन गया है एट 100 डिग्रीज। ठीक है, और ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पे,
और ये वाला जो इंटरवल है ये तुम्हारे लेटेंट हीट वाले इंटरवल्स है, ठीक है। यहाँ पर भी ये लेटेंट हीट वाले स्टेट चेंज वाले इंटरवल्स है। तो यहाँ पे जो तुम हीट दे रहे हो ये बेसिकली तुम दे रहे हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो तुम दे रहे हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। ये पूरा टेरिटरी तुम्हारा स्टीम है, ये पूरा टेरिटरी तुम्हारा वाटर है, और ये वाला टेरिटरी तुम्हारा आइस है, ठीक है। दिस एक्सिस इज टेम्परेचर, दिस एक्सिस इज हीट Q, राइट। और यहाँ पे तुम्हारा स्टेट चेंज हो रही है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अब as to what is the meaning of the slopes and all, you can see the slope is what, dt by dq, correct? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि y by y ये है और y ये है और x ये है, तो dy by dx है। But if you look at this equation, ये q equals to ms delta t का ही डिफरेंशियल वर्जन है, एंड गिवन दैट कि तुम स्पेसिफिक हीट कर रहे हो तो 1 kg ले लो इसको, 1 यूनिट। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ से dt by dq जो है वो इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक हीट आ रहा है। तो देयरफॉर मीनिंग ये है कि जो स्लोप है कहीं पर भी ग्राफ का, देखो यहाँ पे तो जीरो स्लोप है, स्टेट चेंज टाइम पे तो जीरो स्लोप है। तो वन कैन इवन मेक दिस अ क्वेश्चन एंड से व्हाट इज S व्हेन आइस मेल्ट्स टू वाटर। अब तुम ये बोल सकते हो कि इसका क्या मतलब है, उधर तो S होता ही नहीं, S तो एक स्टेट के लिए होता है, या तो आइस के लिए होता है, वाटर के लिए होता है, स्टीम के लिए होता है, मेल्टिंग में तो L होता है। लेकिन अगर हम डेफिनेशनली जाएं कि भाई हम डिफाइन करना ही चाहते हैं, तो तुम देखोगे कि dt by dq को इनवर्स ऑफ S बोल रहे हो, और उस जगह पे dt by dq जीरो है, स्लोप जीरो है, तो S जो है क्या होना चाहिए, Infinity. Infinity. करेक्ट। तो स्टेट चेंज के दौरान हीट कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट है, इन द सेंस ऑफ कि तुम हीट दिए जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रही है। वैसे तो उसका मीनिंग नहीं है उधर, लेकिन एज अ क्वेश्चन बनाने के लिए कोई पूछ सकता है कि भाई अगर टेक्निकल डेफिनेशन से जाएं हीट कैपेसिटी के और उसको जबरदस्ती उधर चिपकाने की कोशिश करें स्टेट चेंज पे, तो उधर के लिए क्या मीनिंग हो सकता है, क्या वैल्यू हो सकती है। तो while the state is changing, one could say that the specific heat capacity is infinite. So slope is inverse of heat capacity, and therefore you can see why I have drawn different slopes is because roughly speaking ये एक फैक्ट है, याद नहीं रखना होता है तुम्हें क्योंकि प्रॉब्लम में तो डेटा दिया होता है, बट पानी का जो हीट कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड डबल द हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम होता है। स्टीम और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में स्टीम का हीट कैपेसिटी जो है वो आधा होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या हाफ किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। और स्टीम का भी 0.5 होता है, और लिक्विड वाटर का 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो इस कारण से जो है मैंने इसको बनाया है। ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, डेटा को याद नहीं रखना होता तुमको, सब दिया होता है, बट मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। तो इसलिए तुम देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर वाले पार्ट में स्लोप कम है, शैलो स्लोप है, क्योंकि वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इन दोनों का स्टीप स्लोप है क्योंकि इनका हीट कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? Yes, sir. अब बेसिकली क्या है कैलोरीमेट्री, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है वो क्या है,
that in an isolated container, isolated container जो है उसका मतलब होता है कि a container that cannot exchange matter and energy with the इसमें भी अप्रोक्सीमेशंस होगा ना, मतलब हाँ ऑब्वियसली रियलिटी में तो कुछ नहीं होता है, रियलिटी में तो कुछ भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, हर चीज कनेक्टेड है दूसरी चीज से. लेकिन assuming roughly that you have a container which has been kept in a room, the room has been vacuumed so there is no air surrounding the container. कंटेनर का मेटल तुमने लिया है जिसमें कि तुमने ऊपर से स्टायरोफोम और ये सब लगा दिया, तो कंडक्ट करके हीट ज्यादा बाहर आ नहीं रहा है सरफेस. अल्टीमेटली रेडिएशन तो तुम रोक नहीं सकते हो, रेडिएट तो करेगा ही. ठीक है. So to the extent that you can call it isolated, in an isolated container, the sum total of all the heat exchanges between the participants is 0. ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. बस सिंपल भाषा में बोले तो अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ है, आइस है, वाटर है, स्टीम है और सब अलग अलग टेम्परेचर पर है, तो फाइनली जब सब एक टेम्परेचर पे आ जाएगा, जिसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो उस समय तक कुछ चीज़ें ठंडे हुए होंगे, कुछ चीज़ें गर्म हुए होंगे, स्टीम हुआ होगा ठंडा, फिर कंडेंस होकर पानी बना होगा, वो पानी और ठंडा हुआ होगा, दूसरी तरफ से आइस जो है गर्म हुआ होगा, मेल्ट होकर पानी बना होगा. लास्ट में अगर तुम्हारे पास पानी रह गया केवल, मान लो तुम्हारे पास स्टीम था 120 डिग्री पे, 1 किलो स्टीम, और 2 किलो आइस था -40 डिग्री पे, और इनको तुमने एक कंटेनर में रख दिया और वो आइसोलेटेड है. ऑब्वियसली स्टीम ठंडा होगा, आइस गर्म होगा, अल्टीमेटली दोनों बीच में कहीं मिलेंगे. तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग एनफ टाइम अगर तुम्हारे कंटेनर में केवल पानी बचा हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी सारा स्टीम कंडेंस हो चुका है, पानी बन चुका है और ठंडा होकर 40 पे आ चुका है, और सारा आइस गर्म होकर मेल्ट होकर पानी बन के गर्म होकर 40 पे आ चुका है, तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान जितना हीट लॉस हुआ होगा टोटल स्टीम को टू रीच वाटर एट 40, एग्जैक्टली उतना ही हीट गेन किया होगा आइस ने स्टार्टिंग फ्रॉम -40 टू रीच वाटर एट 40. यानी हीट लॉस्ट बाय हुएवर प्लस हीट गेन्ड बाय हुएवर, एंड दिस कैन इंक्लूड मेनी पार्टिसिपेंट्स, आइस भी है, वाटर भी है, स्टीम भी है, अंदर कॉपर भी पड़ी हुई है, सब पड़ा हुआ है. कुछ लोग ठंडे हो रहे होंगे, कुछ लोग गर्म हो रहे होंगे टू अचीव द फाइनल थिंग. तो फाइनल थिंग अगर कुछ है और अलग अलग पार्टीज हैं जो ठंडे हो रहे हैं, और उस ठंडे होने के दौरान वो कुछ हीट निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ लोग हैं जो गर्म हो रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और वो जो हीट गेन कर रहे हैं इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल है. और अलजेब्रिकली अगर बोलो तो अगर ये पॉजिटिव्स लिख रहे हो और ये नेगेटिव्स लिख रहे हो तो सम टोटल 0 हो जाएगा. ये है इसको कहने का मतलब. यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट एक्सचेंजेस वेयर द गेन्स आर रिटन एज पॉजिटिव एंड द लॉसेस आर रिटन एज नेगेटिव. ये कोई जरूरी नहीं कि गेन्स मस्ट बी रिटन एज पॉजिटिव एंड लॉसेस मस्ट बी रिटन एज नेगेटिव. That's a totally arbitrary thing. But of course, if the gains are written as positive, the losses must be written as negative. If the gains are written as negative, the losses must be written as positive. वो तो ultimately arbitrary है कि किसको प्लस किसको माइनस बोल रहे हैं. बट गेन को जो भी बोल रहे हैं, लॉस को उसका उल्टा साइन बोल रहे हैं. तो अगर तुम सारे के सारे, ये Q1 है मान लो, ठीक है, ये Q1 हीट छोड़ा है, ये Q2 हीट छोड़ा है, ये Q3 हीट छोड़ा है. ऑन द अदर हैंड इसने Q4 हीट गेन किया, इसने Q5 हीट गेन किया, इसने Q6 हीट गेन किया. These are gains and these are losses. तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली ये कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 is 0.
ठीक है, अगर इन सबों को तुम माइनस साइन के साथ लिख रहे हो तो इनको इधर लाके प्लस साइन करके और गेन इक्वल टू लॉस भी कर सकते हो. मतलब देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन. वन इज दैट you can write it as algebraic sum. algebraic का मतलब होता है with sign. Sum of all heat exchanges is 0. That's one way of writing it. Or you can write gains equals to losses. ये भी एक वही बात है, मतलब उनको उधर ले जाओ और प्लस कर दो सबको तो गेन्स इक्वल टू लॉसेस हो जाएगा. समझ गए तुम लोग? ठीक है. और ये सारे क्यू लिखने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? ये इक्वेशंस यूज करने होते हैं, ये वाले दोनों. स्टेट चेंज हो रही है तो ml यूज करो, और सिर्फ हीटिंग या कूलिंग हो रही है तो ms डेल्टा टी यूज करो. तो बस क्यू लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, और क्यू किस लॉ को फॉलो कर रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया. बस ठीक है, समझ गए सब लोग? तो अब एक बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं जस्ट टू गेट सम प्रैक्टिस. आंसर इसका चैट पे लिखना. सर हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री को मिलाते हैं क्या? हाँ मिलाते हैं ना. वो जो तुम लेक वाला प्रॉब्लम बोल रहे हो, कोई कह रहा था अभी वो लेक फ्रीज हो रही है, तो उसमें हीट ट्रांसफर भी हो रहा है. आइस के लेयर के थ्रू हीट का कंडक्शन हो रहा है, और आइस क्योंकि जा रही है नीचे से पानी में से तो वो ठंडा होकर आइस बन जा रहा है. सॉरी, हीट जा रही है पानी में से निकल के ऊपर, तो नीचे का लेयर ऑफ पानी आइस में टर्न हो रहा है. तो वो उधर कैलोरीमेट्री का पार्ट है. अच्छा ठीक है सर. मतलब अगर तुम इंटरप्रेट करो कैलोरीमेट्री एज एनी एप्लीकेशन ऑफ Q equals to ml or Q equals to ms delta t, then there are a lot of problems which involve calorimetry. If you by calorimetry you mean only the typical kind of problem that there are a bunch of things in a container and find the final temperature, then that is a specific calorimetry type problem which involves nothing else. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तुम लोग ट्राई करो. आंसर इसका चैट पे बताना. मेरे पास इक्वल मासेस हैं ऑफ 3 लिक्विड्स. A, B and C. बट ये लिक्विड्स डिफरेंट है, दे आर नॉट द सेम लिक्विड. मतलब सब पानी नहीं है, कोई पानी है, कोई अल्कोहल है, कोई हनी है, व्हाटएवर, लेकिन इनके मासेस इक्वल हैं, 1-1 किलो या 2-2 किलो जो whatever. और तो इनके क्योंकि डिफरेंट लिक्विड है तो इनकी हीट कैपेसिटीज भी डिफरेंट होंगी, हमें पता नहीं है. और ये पता है कि भाई ए जो लिक्विड है वो 12 डिग्री पे है, बी जो लिक्विड है वो 19 डिग्री पे है, और सी जो लिक्विड है वो 28 डिग्री पे है. ये सब पता है. तो जब ए और बी को मिक्स किया और इक्विलिब्रियम अचीव करने दिया उनको, तो पाया गया कि उस मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर आया वो 16 डिग्री आया. जब बी और सी को मिक्स किया गया और अचीव करने दिया गया उनको फाइनल टेम्परेचर, तो पाया गया कि वो 23 डिग्री आया. तो बताओ जब ए और सी को मिक्स करके उनको एक टेम्परेचर अचीव करने दिया जाएगा तो वो टेम्परेचर कितनी आएगी? Sir, B and C like B at 19 and then mixed with C at 28, right? या हाँ okay. उतना पता चल गया कि 16 और 23 के बीच में हाँ होगा. ठीक है ठीक है ठीक. हाँ वो तो है, वो तो है. You see, 28 degrees Celsius, right? C का temperature. सी का टेम्परेचर 28. Okay. दिस इज 28. सर जब बी एंड सी मिक्स होते हैं उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 23 है, राइट? हाँ. ओके सर.
सर थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हो आज? हाँ 127 145 पे छोड़ दो। सर आपने सॉल्व किया है क्या, मतलब डू यू नो द आंसर? नहीं बट देख लेते हैं, रफली मैं बता सकता हूँ। सर मतलब आपने डेटा मतलब अभी बना के दिया है ना? हाँ हाँ ओके सर। हम्म, ठीक है, खुशी करेक्ट है अप्रोक्सीमेटली, कार्तिक गोपाल करेक्ट है, कैरव आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, एक बार चेक कर लो, मुझे तो पता नहीं लेकिन मैं रफ एस्टिमेट मार रहा हूँ डेटा देख के किस वैल्यू के पास आना चाहिए। निशित अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आई थिंक। सर आंसर भेजा। रुको ना चलो मैं सॉल्व कर लूँ। यस सर, एक ही सेकंड। सर आंसर भेज। ठीक है तुम लोग वेरीफाई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली हमें Q इक्वल्स टू स्टेट चेंज नहीं हो रही है कोई, मैंने बोला नहीं बट अज्यूमिंग कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो पहले जब A प्लस बी कर रहे हैं तो A और B में क्या स्टोरी है कि A जो है वो 12 डिग्री पे है और B जो है वो 19 डिग्री पे है और ये लोग 16 डिग्री पे मीट करने वाले हैं। तो B जो है 3 डिग्री ठंडा होगा और A जो है 4 डिग्री गर्म होगा। तो B जो है कुछ हीट रिलीज करेगा जो A लेगा, सही है। यस सर। तो B कितना हीट रिलीज करेगा, M एस बी, डेल्टा टी कितना है 3 डिग्री, और यही हीट ए ले लेगा
तो MSA 16 डिग्री माइनस 12 डिग्री। यस मैं जो पहले कह रहा था वो यही चीज़ थी कि इस इक्वेशन को तुम दो तरीके से लिख सकते हो। या तो अगर तुम्हें पता है कि कौन ठंडा हो रहा है कौन गर्म हो रहा है तो गेन इक्वल टू लॉस लिख लो। और कभी कभी जैसे इस प्रॉब्लम में तो ट्रिवियल है, सबके टेम्परेचर पता है 19 12 और बाद में पता है 16, तो पता है कौन गर्म हुआ कौन ठंडा हुआ। लेकिन लेटर प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे मेन टाइप का प्रॉब्लम, उसमें पता नहीं होता है फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है, वही फाइंड करना होता है। तो इसीलिए उधर में क्या है कि हम पहले से नहीं कह पा रहे हैं कि कौन गर्म हो रहा है कौन ठंडा हो रहा है, तो अल्जेब्राइकली लिख सकते हो। मतलब बिना सोचे कि कौन गर्म हो रहा है कौन ठंडा हो रहा है कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे सिंपली ms डेल्टा टी का सम लिखते जाओ और उसको 0 कर दो। तो सर अज्यूम नहीं कर सकते कि ये गेन कर रहा है x डिग्री से बाद में, नहीं मतलब अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन नहीं अज्यूम करो तो बेटर है। जैसे इसको अगर मैं लिखूं, यहाँ तो चलो मुझे पता है, तो मैं इस ट्रिवियल एग्जांपल को लेके इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं अज्यूम करना है, मान लो आई डोंट वांट टू अज्यूम, सो आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट हु इज कूलिंग एंड हु इज लूजिंग। आई वांट इट टू बी लाइक अ वेरी मैकेनिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग, लाइक हाँ सर, बस इवन अ कंप्यूटर कैन सॉल्व इट। सर नेगेटिव तो मैं लिख T दूंगा naught minus initial temperature, right sir? बस डेल्टा टी तुम लिखते जाओ सबका एज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जिसको खुद हाँ नेगेटिव सर। होना होगा वो हो जाएगा, जिसको पॉजिटिव होना होगा वो खुद हो जाएगा, हमें कुछ हाँ करना नहीं। तो हम लिख देंगे MSA 16 माइनस 12 प्लस MSB 16 माइनस 19 इक्वल टू 0। जितने भी हैं सब लिखते जाओ। तो इससे तुम्हारा पहला इक्वेशन आ गया कि 4SA इज 3SB। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर B और C का हो रहा है, तो B जो है 19 पे बैठा है और C जो है वो 28 पे बैठा है, और ये लोग मीट 23 पे करते हैं। तो C जो है 5 डिग्री ठंडा हो रहा है और B जो है 4 डिग्री गर्म हो रहा है। तो इससे जो हीट आ रही है वो इसको मिल रही होगी। इसमें भी अगर मैं ब्लाइंडली लिखना चाहता हूँ तो MSC 23 माइनस 28 डिग्रीज प्लस MSB 23 माइनस 19 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास आ गया 5SC इक्वल्स टू 4SB। ये दैट्स योर इक्वेशन 2। तो लास्टली जब अब A और C को मिक्स किया जाएगा तो A बीइंग एट 12 एंड C बीइंग एट 28, इसके बीच में ही कहीं मीट करेंगे, पता नहीं किस पे, T निकालना है। तो ये जो है ठंडा होगा, ये गर्म होगा और ये हीट ये ले लेगा। फिर लिख लो MSC T माइनस 28 प्लस MSA T माइनस 12 इक्वल टू 0। अब SB जो है तुम्हारा, दोनों को SB के टर्म्स में डाल दो। तो SC कितना है तुम्हारा 4/5 SB, 15 और ये हो गया T माइनस 28 प्लस MSA कितना है इस इक्वेशन से 3/4 SB, T माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो MSB उड़ गए। अब सॉल्व फॉर T कर लो। ठीक है, Sir, approximately 20.3 आ रहा है। ठीक है। Yes sir. मुझे 19.8 पता नहीं, कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें यस कोई स्टेट भी चेंज नहीं हो रही है, बस हीटिंग कूलिंग हो रही है। तो तुम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है वो ये इक्वेशन है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट गेन एंड हीट लॉस इन अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। दैट इज द आइडिया। ठीक है, अब इसके प्रॉपर प्रॉब्लम को देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम को जिसमें ज्यादा चीजें हो रही हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। बाय द वे कंटेनर को बोला जाता है कैलोरी मीटर। दैट कंटेनर इन विच एवरीथिंग टेक्स प्लेस, जिसमें तुम आइस वाटर स्टीम डाल दोगे और फिर जो है उसमें से हीट लॉस और हीट गेन बाहर नहीं होगा, वो आइसोलेटेड कंटेनर जो है उसको बोलते हैं कैलोरी मीटर। अभी हम उसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो 1 kg ऑफ स्टीम है एट 120 डिग्रीज, और मेरे पास 2 किलो पानी है एट 30 डिग्रीज, या ले लो 10 डिग्रीज ले लो, ठंडा ले लो, और मेरे पास 2.5 किलो आइस है
एट -20 डिग्रीज, है ना। अब देखो पहले तो ये समझ लो कि किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक ये हो सकता है कि ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर रिमेन्स, मतलब कि पूरा का पूरा पानी रह गया है, स्टीम कंडेंस हो गया, पानी बन गया, आइस मेल्ट हो गया, पानी बन गया, और सबको सब पानी है एट सम टेम्परेचर। या दो स्टेट्स हो सकती हैं, कि स्टीम और पानी का मिक्स बचा है या पानी और आइस का मिक्स बचा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं हो सकता, तीनों तो एक साथ हो नहीं सकते। तो स्टेट्स इन इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं। शुरू में तो ऑब्वियसली तुमने सब एक साथ डाल दिया, मगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो दो ही पॉसिबिलिटी है। और पहली पॉसिबिलिटी में जो है तुमसे पूछा जा सकता है कि सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर बता दो। क्यों? क्योंकि और क्या ही बताओगे, सारा का सारा पानी हो गया है। तो ये तो तुम समझ ही रहे हो कि क्योंकि मैंने बोला था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये दुनिया के साथ मैटर भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो इसमें टोटल मास कंजर्व्ड रहता होगा। यानी कि जब पूरा पानी बन जाएगा तो अपने पास टोटल हाथ में 5.5 किलो पानी होगा, है ना। Yes. तो therefore the only thing that you could possibly calculate is what temperature is that 5.5 kg of water at। और दूसरा जो सिचुएशन है उसमें तुमसे फाइनल कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। इसमें फाइनल टेम्परेचर पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो कि पानी और वाटर और स्टीम बचा है तो ऑब्वियसली 100 डिग्री टेम्परेचर है, या फिर तुम बोल रहे हो कि वाटर और आइस बचा है तो ऑब्वियसली 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो अब सवाल ये हो गया कि भाई कितना स्टीम और कितना पानी है। टोटल 5.5 में से हो सकता है 3 किलो स्टीम बचाओ और 2.5 किलो पानी बचाओ, या वॉटेवर आधा किलो स्टीम बचाओ और 4.5-5 किलो पानी बचाओ। तो जब दो स्टेट की बात कर रहे हो तुम, तो उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है बाय सिंपली सेइंग कि दो स्टेट है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा फाइनल आउटकम में स्टीम और वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर तुम कह रहे हो वाटर और आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो अब जो ओनली थिंग टू फाइंड आउट इज कि कितना किलो वो है और कितना किलो वो है, कीपिंग द टोटल मास कांस्टेंट 5.5 kg। और अगर तुम कह रहे हो एक ही स्टेट बचा है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सारा पानी बचा है, सारा स्टीम बचा है, तो उसमें तो टोटल कंपोजिशन क्या पूछेंगे, एक ही चीज बची है पानी, तो सारा 5.5 किलो पानी है। तो द ओनली थिंग दैट यू कुड देन फाइंड इज कि किस टेम्परेचर पे बचा है, जब ओनली वन स्टेट है। यही दो पॉसिबल आउटकम्स है, यही टेम्पलेट होता है। अब अपना प्रॉब्लम कंसिडर करो तो इसमें मैं ये दो स्टेट्स को 5 तरीके में डाल सकता हूँ। मतलब मैं कहने का मतलब ये कि या तो हमारे पास ओनली स्टीम बचाओ, या मेरे पास स्टीम प्लस वाटर बचा हो, मैं नीचे आते आते ठंडा कर रहा हूँ, या ओनली वाटर बचाओ, या वाटर प्लस आइस बचाओ, या फिर ओनली आइस बचाओ। वैसे तो ये 5 हैं लेकिन एक्चुअली ये 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि ये दो जो पॉसिबिलिटीज हैं, सर वो पॉसिबल नहीं होता है ना, मतलब 100 और 0 पे। नहीं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं ये इसके अंडर आती हैं, यस और बाकी 3 पॉसिबिलिटीज इसके अंडर आती हैं। तो यहाँ पे 5 वैसे लिखी हुई हैं लेकिन वो इन्हीं में से कोई सी हैं। अच्छा, स्टीम प्लस वाटर है तो ऑब्वियसली वो 100 डिग्री पे है, तो अब कंपोजिशन फाइंड करनी है। वाटर प्लस आइस है तो 0 डिग्री पे, तो कंपोजिशन फाइंड करनी है। ओनली स्टीम है तो किसी टेम्परेचर पर है अबव 100, ओनली आइस है तो किसी टेम्परेचर पर है बिलो 0, और ओनली पानी है तो एट सम टेम्परेचर बिटवीन 0 एंड 100 है। ठीक है। तो इसमें करना ये होता है, तुम लोग इसको ट्राई करना एट होम एज एन एग्जांपल, और हम लोग इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बेसिक फैक्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें जब स्टार्ट करना होता है प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए, तो हमें पता नहीं होता है कि आउटकम क्या होने वाला है, हमें गेस करना पड़ता है। इन 5 में से कोई एक तुम्हें गेस मारना पड़ेगा और उस हिसाब से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और हो सकता है कि गेस तुम्हारा गलत हो।
ऑल्दो विद प्रैक्टिस तुम्हें सही गैस करना आ जाएगा मोर और लेस, लेकिन तब भी गलत हो सकता है, ये कोई इसमें कोई 100% गारंटी नहीं। अब जज करना पड़ता है, तो अब जज करने के लिए तुम क्या देखते हो कि भाई एक तो देखते हो कि कितने अमाउंट्स है। और मेरे ख्याल से ओनली वाटर फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और तुम देखते हो किस किस हाँ सर, टेम्परेचर अच्छा पर है। कैसा हो। हाँ, और दूसरी चीज एक ध्यान में ये भी रखो, एक एज अ फैक्ट याद रख सकते हो, ऑल्दो डेटा में दिया होता है कि जो आइस और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो अगर कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस में लिखे तो वो 80 आता है, 80 बेसिकली कैलोरी पर ग्राम। और आइस और सॉरी वाटर और स्टीम का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो इट इज लाइक मोर देन 7 टाइम्स और अराउंड 7 टाइम्स, मीनिंग टू से that when 1 kg of steam condenses to 1 kg of water, it releases 7 times as much heat as when 1 kg of water freezes to 1 kg of ice. Right? Yes sir. Around 7Q मैं लिख रहा हूँ। तो जनरली ये ध्यान में रख सकते हो कि स्टीम काफी गर्म स्टेट ऑफ मैटर है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास 1 किलो स्टीम है 100 डिग्री पे और 1 किलो पानी है 100 डिग्री पे, इवन दो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन 1 किलो स्टीम जो है 100 डिग्री पे वो ज्यादा जलाता है इंसान को, अगर तुम्हारे हाथ से कांटेक्ट में आ गया तो इट्स मच मोर डेंजरस देन 1 kg water at the same temperature. So not just the temperature is the thing that determines how badly you get burned, also the state of matter. Steam has an excess of 540 for every gram of heat even at 100 degree compared to water, right? And similarly water has 80 excess calories per gram compared to ice at this thing, right? तो उससे भी तुम्हें आइडिया लगता है कि स्टीम जो है 1 किलो है लेकिन काफी गर्मी उसके अंदर रहेगा, तो स्टीम को जनरली थोड़ा वेटेज ज्यादा दे देना चाहिए मेंटली जब जज कर रहे हो कि किधर लैंड करेंगे हम। तो स्टीम अगर डिसेंट अमाउंट में है तो स्टीम को एक थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए, राइट? फिर तुम्हारे पास 2 किलो पानी है जो काफी ठंडा है और 2.5 किलो आइस है जो बहुत ठंडा है, तो जज कर पा रहे हैं हम रफली स्पीकिंग कि एक तो ओनली स्टीम नहीं होगा क्योंकि नीचे काफी सामान है, ना ओनली आइस होगा क्योंकि स्टीम काफी गर्म होता है, बीच के 3 स्टेट बचे, स्टीम प्लस वाटर, वाटर प्लस आइस, ओनली वाटर। अब उसमें भी जज गैस तुम्हें मारना चाहिए वो जो ज्यादा लाइकली है विच इज ओनली वाटर, क्योंकि स्टीम प्लस वाटर, वाटर प्लस आइस एक यूनिक टेम्परेचर्स पर होंगे और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो बीच में ज्यादा रेंज जो है वो ओनली वाटर की है, तो इसीलिए ओनली वाटर वुड बी अ गुड गैस। बट व्हेन यू आर गेसिंग ओनली वाटर, तुम किस टेम्परेचर पे गैस मारोगे उसको? फाइनल टेम्परेचर जो तुम बोल रहे हो कि पूरा 5.5 किलो पानी है, तुम्हारे हिसाब से वो अराउंड 80-90। 10 से ऊपर होगा डेफिनेटली। हाँ सर डेफिनेटली, बिकॉज़ स्टीम का वो क्योंकि हालांकि ये बात ठीक है कि स्टीम को तुमने कंडेंस करा के पानी बना लिया और नीचे से आइस को तुमने गर्म करके पानी बना लिया, लेकिन स्टीम भी डोमिनेटिंग चीज है, गर्मी बहुत है उसके अंदर, तो ठीक है पानी बन जाएगा लेकिन एकदम ठंडा पानी नहीं बनने देगा उसको, थोड़ा तो अपनी तरफ खींचेगा भी। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि फाइनल आउटकम होने वाला है ओनली वाटर एट समथिंग बिगर देन 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस अजम्पशन को मानते हुए तुम इक्वेशंस लिखोगे कि स्टीम को तुम लाओगे पहले 1 kg स्टीम को तुम पहले ठंडा करके 120 से 100 पे लाओगे, फिर 1 kg स्टीम को तुम कंडेंस करोगे ml लिख के टू 1 kg वाटर एट 100, फिर उस 1 किलो पानी को 100 से तुम नीचे लाओगे टी तक, जो तुम्हारा फाइनल टी है, जो पता नहीं कितना है लेकिन 10 से ज्यादा और 100 से कम है, तो उसमें भी कुछ हीट निकलेगा ms डेल्टा टी से। मीनवाइल ये 2 किलो पानी को तुम 10 से टी तक ले जाओगे, उसको गर्मी चाहिए होगा तो वो ले लेगा, और नीचे 2.5 किलो आइस को पहले -20 से 0 लाओगे आइस की तरह, फिर ml से मेल्ट करोगे 2.5 किलो पानी में एट 0, और फिर 0 से टी तक पहुंचाओगे उसको हीट से। तो ये सब तुम्हें बैलेंस आउट करके टी निकालना होगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर तुम्हारा जजमेंट करेक्ट नहीं है, यानी तुमने जो अज्यूम किया केस हो रहा है ओनली वाटर, वो नहीं हो रहा है, तो जो तुम्हारा टी आएगा ना सॉल्व करके, वो इस रेंज से बाहर आ जाएगा। मतलब तुम क्या मान के चल रहे हो कि ओनली वाटर है और ऑब्वियसली क्योंकि पानी है तो 0 से 100 के बीच में ही होगा, और हम कह रहे हैं कि 10 से भी ज्यादा हमको लग रहा है, तो चलो 10 से 100 के बीच में पानी आना चाहिए। तुमने सॉल्व किया, पता चला टेम्परेचर उधर आ गया 110 डिग्री, मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें आएगा, मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी। अब जब तुम्हारा टेम्परेचर 110 डिग्री आ गया है तो 110 पे पानी तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब तुमने गलत एस्टिमेट किया था
ना केवल इससे तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारा जजमेंट गलत था एज टू विच केस इज हैपनिंग, इट आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ विच नेक्स्ट केस यू शुड पिक अप. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर, ओनली स्टीम लेना पड़ेगा तो. मतलब स्टीम प्लस वाटर ले लो नेक्स्ट, मतलब ऊपर की तरफ जाओ, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर जो है बहुत हॉट आ रहा है, तो तुम ऊपर की तरफ गैस मारो. तुम्हारा आ गया 110 डिग्री और तुम बोलो चलो ठीक है ये तो गलत हो गया, तो मे बी वाटर और आइस के लिए चेक करते हैं. दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सिस्टम में काफी गर्मी है तो इसीलिए ऊपर जाना चाहिए हमको. वर्सेस अगर तुम सॉल्व करते ओनली पानी के लिए और टेम्परेचर आ जाता -5 डिग्री, तो अगला केस जो तुम गैस करते फिर वो इधर नीचे चलते. ठीक है, समझ गए सब लोग? तो Yes, sir. अब इसको तुम लोग ट्राई कर लेना. इसका डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. डेटा मैंने इनफैक्ट लिख दिया. LF और LV तो ये रहे, और The specific heat capacity. S वाटर जो है वो 1 ले लो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. स्टीम का 0.5 रहता है ना. And this is twice the SI and twice the S steam. ये डेटा है तुम्हारे लिए. ठीक है, तो इस डेटा को यूज करते हुए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. सर तो अगर एक केस की assumption रॉन्ग होती है तो फिर दूसरे केस के लिए जब हमें हिंट मिलता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, हमें फिर से सब कुछ अप्लाई करके सॉल्व करना होगा, राइट? हाँ बिल्कुल. ठीक है सर. देखो उसमें क्या है कि तुम हो सकता है यू माइट, आई अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन तुम्हारा कैसे कहाँ से आया है, और यू कुड थिंक कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे नहीं, लेकिन बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे कि जो वैल्यू हम अज्यूम करते हैं वो नहीं आती और उसके माइनस प्लस से हम कुछ जज करके अगले का आंसर भी निकाल लेते हैं. हाँ वो एलएलएम में होता है ऐसे. हाँ, लेकिन इधर नहीं हो पाता है वो. क्यों? क्योंकि ML फंस जाता है बीच में. अगर मान लो तुम्हारा ओनली वाटर केस तुमने गैस मारा और 110 पे आ गया, तो प्रोबेबली तुम 110 से ही 10 का एक्स्ट्रा से कुछ कर लेते कि ओनली स्टीम या कुछ. बीच में जो ML है वो एक अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ हीट है, क्योंकि उधर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा होता. तो इसीलिए सिर्फ अलजेब्रा को मैनिपुलेट करने से तुम एक केस के सॉल्यूशन से दूसरे केस का आंसर नहीं निकाल पाते हो. इसमें तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर, गॉट इट. वो जो बीच में स्टीम प्लस वाटर वाला स्टेट है और इधर वाटर वाला स्टेट है, इसमें ML होता है और ML डेल्टा T के साथ मैच नहीं होता है. तो तुम कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट इधर से उधर ट्रांसफर करके दूसरे केस का ऑटोमेटिक सोल्यूशन निकाल लो कि माइनस आ रहा है तो इसलिए उतना उधर प्लस करने से वो टाइप का चीज इधर काम नहीं कर पाता. तो इसलिए मत करो. जनरली उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो मैं आता भी नहीं है. अगर आएगा ये मान लो किसी पेपर में, तो यूजुअली ऐसा होगा कि 2 ही चीज दिया होगा. मतलब फॉर एग्जांपल बस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में ये दिया होगा, क्योंकि टाइम लगता है सॉल्व करने में. तुम गलत गैस कर दो फिर करो उसको, तुम सही आता भी है तुम्हें करना तो भी टाइम लग जाता है. तो जनरली इफ दे गिव इट टू यू इन अ पेपर इन द IIT JEE, मोस्टली it will be like 1 kg steam at this and 2 kg water at this, or 2 kg water at this and 2 point. Usually 2 states of matter are given so that there are less cases. अगर 2 ही state of matter हैं तो 3 ही केस बचेंगे. only water, steam plus water, only steam. तो उसमें से तो तुम फिर कुछ कर ही लोगे. ठीक है, all right. Any other question? Sir, I have a doubt. Sir, if we get a temperature value example 100.1 degrees Celsius, like how approx do we have to be to decide which case it is? नहीं, अगर 100.1 भी आ गया तो भी तुम्हारा केस गलत हो गया और तुम्हें ऊपर चढ़ना चाहिए. अच्छा sir, but like are these values you given approximate values or like exact values? It doesn't matter whether they are actually the values in real life. What matters is these are the values in the universe of the problem, and if in the universe of the problem you are getting 101.1 या 100.1, then you are basically off your assumption. Then you have to check the next one. Understood sir. है ना. मतलब ये जरूरी नहीं कि ये जो SW LF LV लिखा है दुनिया में एक्चुअली करेक्ट हो, लेकिन इस प्रॉब्लम के डेटा के हिसाब से यही वैल्यूज है और इन वैल्यूज से ही तुम्हारा 100 पॉइंट बना रहा है. तो तुम मतलब गलत एस्टिमेट था, अब अगले वाले पे चले जाओ. ओके सर. ठीक है सर. HCV में एक डाउट था हीट ट्रांसफर में. सर क्वेश्चन 31 में आपके पास है क्या? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, PDF खोलता हूँ. सर बट कल ठीक है, क्लास खत्म हो गया है. सर डाउट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे ना, हीट ट्रांसफर HCV. अच्छा कल डाउट लेक्चर है हमारा. यस सर. ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ, तुम्हारा बता देता हूँ. बताओ कौन सा है, फिर बाकी तो हम कल डिस्कस कर ही लेंगे. बाय सर, थैंक यू. बाय गाइस. सर 31 में सर किरचॉफ लगाने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है. एक सेकंड खोल लेंगे. बाकी कोई डाउट है तो कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ. बाकी if you have any other doubts we'll discuss them tomorrow. We have a doubt lecture anyway. I was having a concept to do. हाँ बोलो. Here the T greater than 100 and 100 and greater than 0. These are all generalized conditions, or only for this question you have taken these values range? हाँ, for water it is. Water का boiling point 100 है और water का melting point 0 है. For some other material these values will be different values naturally.
So for every question, is it necessary that we have to write this like a flow chart and proceed to determine? You have to kind of do it. You don't need to make a flowchart or anything, but in your head you have to do it. You have to estimate which is the final outcome, then write the equation as per that estimated outcome, and then check whether you get the correct thing. And Okay, sir. yeah, it has to be done. सर Heat transfer में तो बोल रहा है 31 क्वेश्चन ना? हाँ सर 30. सर एक छोटा सा डाउट है बोल। सर एचसीवी मेरे को कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है सॉल्व करने में, आधे से ज्यादा समझ नहीं हो रहा है। किस चैप्टर का तू बोल रहा है? इसी हीट का heat ट्रांसफर। हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो फिर वो मैं पढ़ता हूँ तब तक वो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या समझा हूँ कुछ। ठीक है, तो उसमें ये है कि देख, ये तो तेरे को एक्चुअली थोड़ा तो स्किल बिल्ड करना ही पड़ेगा। अगर लंबा क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हें बीच में अगर उसका इंटरप्रिटेशन मिस हो रहा है, क्योंकि आ सकता है पैसेज टाइप क्वेश्चन में पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, और इसमें हीट ट्रांसफर में बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट है, लाइक एमएल यूज लेटेंट हीट के बहुत सारे। हाँ, हो सकता है वो, तो अब तुम कर हाँ। सकते हो उसमें, अगर पहले नहीं किया है तो कर सकते हो, लेकिन लंबे क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इंटरप्रेट कर लेता हूँ ना एक बार, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, टाइम बहुत ठीक है, लग कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी टाइम पे फोकस मत कर। अभी क्या करना है टाइम का? अभी तो सीख रहा है तू। जब तुम पहली बार कोई टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो हर चीज उसमें तुम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। पहला राउंड जो है तेरा इज जस्ट टू लर्न द आइडिया। इवन इफ अ प्रॉब्लम इज टेकिंग यू 10 मिनट्स टू सॉल्व और व्हाटएवर, यू स्टिल डू इट, डजंट मैटर। ठीक है। ठीक है, अभी टाइम के लिए ऑप्टिमाइज मत कर, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर, बाद में टाइम के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे जब सारा आ जाएगा। और दूसरा ये कर लो कि कुछ एक टेक्निक बिल्ड कर लो ना, जैसे अगर मान लो लंबा क्वेश्चन है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ अभी 54 क्वेश्चन, इसमें काफी सारे 10-12 लाइन का क्वेश्चन है। हाँ। तो अच्छा, ये तो चलो मल्टी पार्ट क्वेश्चन है, ABC करते में ही आधा क्वेश्चन भरा हुआ है, तो वो तो चलो तुम मेंटली लर्न करो कि कैसे तुम ए पार्ट पढ़ रहे हो, तो बाकी सारे स्विच ऑफ कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही बहुत लंबा है कि पहले ये हाँ। हुआ फिर वो हुआ फिर वो, तो लर्न टू हैव मेक अ लाइक अ स्मॉल, अब सबका अपना अपना होता है। मैं भी करता था लंबा क्वेश्चन पढ़ते में, जैसे तुमने 2 लाइन पढ़ लिया, उसमें जो कहानी लिख दिया उसका कुछ छोटा तो ड्राइंग या कुछ बना सकता हाँ, है। वो करता हूँ मैं। हाँ, तो वो कर प्रैक्टिस। थोड़ा हार्ड रहेगा शुरू में, अभी तुम सीख भी रहे हो साथ में और लंबा क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, लेकिन डोंट स्किप ऑन इट। ठीक है सर। ठीक है, छोड़ मत दे कि लंबा है तो छोड़ देता हूँ, उससे क्या होगा ना, बाद में तेरे को दिक्कत हो जाएगा, फिर लंबे क्वेश्चंस पढ़ने का आदत नहीं रहेगा, फिर इट विल बी अ मेंटल एफर्ट, और फिर पैसेज ठीक है टाइप सर। प्रॉब्लम आने लगेंगे, क्योंकि पैटर्न भी धीरे धीरे जो है थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है। तो सर मेरी ये हीट ट्रांसफर लाइक कंपैरेटिवली बाकी सारे एचसीवी के चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट लगा। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ चैप्टर से डिफिकल्ट है ये। हाँ। ठीक है, मगर प्रॉब्लम्स इसमें सारे ही अच्छे हैं, एटलीस्ट आई वुड से फॉर दिस। एचसीवी के प्रॉब्लम्स की क्वालिटी काफी वेरिएबल होती है अक्रॉस चैप्टर्स, बट आई वुड से एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर इट हैज अ गुड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, या एंड सो इफ यू डू ऑल ऑफ दीज, then in terms of heat transfer there is hardly anything else that you will require to solve. ओके सर। ठीक एंड है, सर टुमारो आप कहाँ तक डिस्कस करोगे एचसीवी? करेंगे हीट ट्रांसफर से जितना हो पाएगा कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा थैंक यू। 31 में ये 4 आइडेंटिकल रॉड्स वाला तू पूछ रहा है ना? हाँ सर, उसमें किरचॉफ लगाकर मेरे को पढ़ना था, कैसे ठीक है, करें? हाँ ठीक है, लगा लो। देखो T3 इधर है, T2 इधर है, T1 इधर है, और FC रॉड है, नहीं रॉड कौन से, AB। सर हमें C और D का टेम्परेचर नहीं मालूम ना, तो कोई बात नहीं, मान ले TC और TD, मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। हाँ सर। मान ले कि ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, आई सपोज ये बीच में भी 2 रॉड है, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है ना? नहीं सर, एक ही रॉड है वो, 4 एक ही रॉड्स रॉड है। हाँ 4 रॉड्स हैं टोटल। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हाँ सर। है ना? ये 3 तो दिए ही हैं, T1 T2 T3। हाँ, और सब आइडेंटिकल रॉड से सबकी कंडक्टिविटी सब बराबर है, और तुम्हें जो है फाइंड द टेम्परेचर एट B करना है, विच इज दिस जंक्शन, है ना? और तुम कह रहे हो C और D भी नहीं पता है। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। तुम मान लो कि इसका टेम्परेचर है TC, इसका है TB और इसका है TD। हाँ सर। अच्छा, एक चीज तुम ये देखो कि चलो ठीक है, किरचॉफ ही लगाना है ना। T1 T2 भी अलग है, T1 T2 T3 तीनों डिस्टिंक्ट टेम्परेचर्स हैं क्या, या कोई हाँ कुछ? अलग अलग है सारे, मतलब तीनों ही होने अलग तो है, यही चाहिए। तीनों ही अलग है। हाँ ठीक है, सर तो अब तुम जो है इस जंक्शन पे एक बार लिखोगे अपनी इक्वेशन, विच इज करंट अराइविंग फ्रॉम हेयर प्लस करंट अराइविंग फ्रॉम हेयर इक्वल टू 0।
सर उसके लिए जो नीचे वाली रॉड है वो टीबी टेम्परेचर से लेंगे कि टीडी टेम्परेचर से लेंगे, क्योंकि दोनों टेम्परेचर अलग है ना, और वो है रॉड सिंगल ही। नहीं ये वाला नहीं ये वाली नहीं सर, जो आपने कहा ना कि सी अगर जंक्शन बी माने से ले लो, बी से ले लो, बी से लोगे ना, बी का टेम्परेचर एक है। देखो यहाँ पे तो जंक्शन है ना, यहाँ पे तो हीट का फ्लो का करंट चेंज हो रहा होगा, कुछ आ रहा होगा कुछ जा रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुम एक करंट थोड़ी मान सकते हो। अच्छा वो जितने में हाँ तुम एक करंट मान सकते हो उसका ही लिख सकते हो इक्वेशन एक बार में, ठीक है सर। हाँ है ना। मान ले कि T3 बहुत गर्म है, 100 डिग्री है, तो तुम्हारा करंट बेसिकली नीचे से आता है और फिर इधर कुछ जाता है और इधर कुछ जाता है, तो इधर का करंट इधर जा रही है, इधर की करंट इधर जा रही है, तो वहां से यहाँ तक तो आता हुआ नहीं लिख सकता ना करंट एज दिस एंड दिस का डिफरेंस। हाँ सर, हाँ जंक्शन पे अलग हो जाएगा। हाँ जंक्शन पे अलग हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हो। जहां तक तुम्हें गारंटी है कि सेमी करंट चल रही है वहां तक का लिख लो। तो इधर तू लिखेगा कि ऑब्वियसली लेंथ के प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस होती है, तो मैं रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिख लेता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और ये R/2 और ये R/2 है, ठीक है, हाँ B to C। तो अगर तुम जंक KCl एट C लिख रहे हो, तो तुम लिखोगे कि TB माइनस TC बाय R/2 प्लस T1 माइनस TC बाय R इक्वल्स टू 0। समझे क्यों? हाँ, वो तो क्योंकि उस जंक्शन पे आ रहे हैं सारे हाँ, करंट। और ऐसा ही तुम D पे भी लिख लोगे सिमिलर, ये प्लस ये, और हाँ B ठीक पे है, तो जो ऐसे लिखोगे करते हैं। तो B पे सारे लिख लेना कि इधर से TC माइनस TB बाय R/2 प्लस TD माइनस TB बाय R/2 प्लस T3 माइनस TB बाय R इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, थोड़ा लंबा है इन द सेंस ऑफ 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, बट सिंपल इक्वेशन से सारे सॉल्व कर लो, सारे टेम्परेचर्स मिल जाएंगे तुमको। और सर इसको मतलब रेजिस्टेंस से भी वो पैरेलल से भी कर सकते हैं ना वैसे? नहीं कर पाओगे, मैं पहले वही देख रहा था, बट आई डोंट थिंक, इसीलिए मैं कह रहा था कि सारे डिस्टिंक्ट टेम्परेचर्स हैं ना। सर पैरेलल पर कनेक्शन तो वही है ना, नहीं ब्रांचिंग हुई। नहीं, किसका अगर मान ली ये भी T1 होता तो हाँ बेसिकली अपन इसको ज्वाइन ही कर लेते ना, एक ही बात होती, मैं इसको फिर ऐसे और ऐसे कर लेता, हाँ फिर तो एक ही बात होती। यस है ना, समझे। हाँ हाँ, तो मतलब मैं इसको वैसे नहीं बेंड कर होता। लेता अपने स्ट्रक्चर को और उधर उनको ज्वाइन कर लेता आपस में, तो करंट यहाँ से आ रही होती, फिर ऐसे ऐसे जा रही होती, फिर ऐसे ऐसे जा रही होती, और यहाँ पे कनेक्ट हो रही होती, तो फिर ये और ये सीरीज में हो जाता, ये और ये सीरीज में हो जाता, सर आपका और फिर ये लैग कर पैरेलल में रहा हो है जाता है शायद, इसके साथ। दिस वुड बी इन लैग कर पैरेलल रहा है विद आपका। दिस, बिकॉज इधर और इधर सेम टेम्परेचर होता, मतलब इनके अक्रॉस डेल्टा T सेम होता। सर आपका बोर्ड लैग कर रहा है शायद।
Hello, Dhruv. Dhruv, Yes. for that 31st question, you can also do it like you can take just one common point as TB, and you can assume T3 to that point TB as just take T. Yeah, I'll try it once more. I think I got this one.